नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड जो कि हाई स्कूल का पेपर 2020 का है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे जो भी कैंडिडेट होते हैं जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं, उनको पेपर का आइडिया नहीं होता है कि पेपर किस प्रकार का पूछा जाता है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप सभी इस पेपर को पूरे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें तो सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं एग्ज़ाम के लिए, और पूर्णांक होता है 70 का पूर्णांक होता है। 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं, और यहाँ पर जो नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद नीचे निर्देश दिया हुआ है, तो आप लोग निर्देश को पढ़ लेना। इसमें दिया है कि 2 खंडों का और खंड विभाजित है, और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। तो आप लोग इस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। हम इसके बाद सीधे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर खंड क दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ वह है। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कौन से देश में हुआ है। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक जर्मनी है, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो इन सभी में से जो आंसर होगा सही, आपको उसको टिक करना है। तो इससे इसमें आंसर लगा हुआ है इटली। इसका आंसर क्या होगा? इटली होगा वैसे। इसे दूसरा प्रश्न दिया है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो इसके में भी आप आंसर अपना लगा लेना। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सब में एक एक नंबर मिलता है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन दिया है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। इसमें देखिए ऑप्शन दिया है कि ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो इसमें जो आंसर है आप उसको क्लिक कर लेना। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। वैसे इसका आंसर तो 28 ही होगा, क्योंकि वर्तमान में 28 केंद्र जो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। छठवां प्रश्न दिया है देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी, इसके बाद समाजवादी पार्टी है। तो इसमें जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है उसको आंसर करना है, समाजवादी पार्टी इसका आंसर हो जाएगा वैसे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब एक तरह से छोटे में आंसर लिखना होता है, लगभग आधा पेज के आसपास, या फिर 2 नंबर का इसमें प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है, 7वां प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। 8वां दिया है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। 9वां प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। तो इनमें सभी प्रश्न करना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। इसके बाद आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10वां दिया है इसमें लघु उत्तरीय कि सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। सांप्रदायिकता जो है कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। या फिर अथवा दिया है यहाँ पर, अथवा के बाद या तो 10वां का ये वाला प्रश्न हल करना है, या फिर इसको करना है। उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। इन दोनों में से किसी एक को करना है, क्योंकि यहाँ पर अथवा दिया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। इसमें भी अथवा दिया है। इन दोनों में से या तो इसको करना है प्रश्न को, या फिर इसको करना है। दिया है कि गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है अथवा दिया है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यह 4-2 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, 12वां क्या है कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। इसमें भी अथवा दिया, यदि यह प्रश्न आता है तो ठीक है, नहीं तो अथवा के बाद दूसरा प्रश्न दिया है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो या तो इसको करना है, या फिर ऊपर वाले प्रश्न को करना है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13 कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं, इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया था। या तो इस प्रश्न को करना, या फिर देखिए फ्रेंड्स अथवा करके दिया है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को ही हल करना है।
यहाँ तक प्रश्न 13 तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है मानचित्र वाला, जो कि पेपर में मानचित्र मिलता है, एक 10 नंबर के आसपास का होता है यह मानचित्र वाला पोर्शन। देखिए यहाँ पर मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निर्देश दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक दिया जाएगा। यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 14 में, जैसे कि यहाँ पर मानचित्र मिलता है, एक कापी टाइप होती है, मानचित्र की पेज रहता है, उसमें सब मैप बना होता है और उसमें सभी चिन्हों को दर्शाना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 14वां प्रश्न दिया है कि वह स्थान जहाँ महात्मा महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उस मैप में आपको वह स्थान दर्शाना है जहाँ से महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी। तो जो मैप होगा उसमें इंडिया का मैप दिया होता है, उसमें आपको जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी वहाँ पर एक चित्र के अनुसार, मतलब जो ऊपर दिया गया सिंबल, यह वाला सिंबल दिया गया है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह जो गोला वाला सिंबल दिया, इसी सिंबल के हिसाब से उसको दर्शाना है। अगला प्रश्न दिया है कि वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1920 का अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था, उस स्थान को उस मानचित्र में दर्शाना है। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो वह ऐसी कौन सी घटना थी और वह घटना किस स्थान पर हुई थी जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, उसी घटना के स्थान को मानचित्र पर दर्शाना है। इसके बाद प्रश्न 5 दिया है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिस भी स्थान पर हुआ है उस स्थान को आप सभी लोगों को मानचित्र में दर्शाना है। इसके बाद देता है नीचे कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित, अब नीचे वाला जो पोर्शन है यह दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के लिए विकल्प के रूप में, यह दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए इसको नहीं करना होता है आप लोगों को, जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए यह प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए यही सब प्रश्न दिया है, ये सब कि पहला दिया है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कहाँ किया था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ हुई। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया है कि किस स्थान की घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। पांचवा दिया है 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये सब प्रश्न दिए हुए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आता है खंड ख, खंड क समाप्त हो गया। अब इसके बाद आ जाता है खंड ख। तो खंड ख में देख लेते हैं, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पर भी बहुविकल्पीय खंड क हमने कर लिया। इसके बाद खंड ख आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इन चार ऑप्शनों में से आपको सही टिक लगाना है कि जिस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो देखिए फ्रेंड्स इस चारों में से आपको बताना है कौन सी रेशेदार फसल है, उस पर टिक लगाना है। इसके बाद प्रश्न 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में, तो यहाँ से चार ऑप्शन दिया है, दिल्ली है, लखनऊ, भोपाल और बेंगलुरु है। तो इसे इसका आंसर बेंगलुरु ही होगा। तो इसमें से आपको ट्रिक लगाना है। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या फिर बंदरगाह, जिसको इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर जैसे देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको इंडिया के मैप में जो यह होता है प्रायद्वीपीय भारत, तो इस तट को तो पूर्वी तट कहते हैं, इस तट को पश्चिमी तट। तो इस तट पर जो भी बंदरगाह इसमें से स्थित होगा उसको आप लोगों को ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए कांडला दिया है, फिर कोच्चि है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम को आपको टिक लगा देना, यहाँ पर पूर्वी तट पर स्थित है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 19 दिया है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। मुद्रा का निर्गमन की जो पैसा होता है, जो रुपया होता है, वह किसके द्वारा निर्गमन किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका आंसर वैसे। अब अगला प्रश्न दिया है कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। तो यहाँ पर दिया है विदेशी व्यापार, तो आप ऐसे आप लगा सकते हैं दो देशों के मध्य ही होता है यह। इसके बाद इसमें आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न
इसमें देखिए फ्रेंड्स 21वां प्रश्न है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। 22वां है कि चेक किसे कहते हैं। 23वां प्रश्न है बैंक के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। 24वां प्रश्न है जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। या फिर कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 25वां प्रश्न है कि 3 ऐसे कारक बताइए जिसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। या फिर आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। या तो इस प्रश्न को हल करना है या फिर इस प्रश्न को करना है। इसके बाद आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। या फिर उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। तो या तो इस प्रश्न को करना या फिर इसको। तो दोनों ही प्रश्न आसान है एक तरह से। उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करते हैं, किन्हीं 4 प्रदूषण का वर्णन कीजिए। इसके बाद ये 27वां प्रश्न है कि भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है, इसके 4 प्रमुख कारण बताइए। या फिर विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। या फिर इस प्रश्न को करना है या फिर इस प्रश्न को करना है। इसमें भी मानचित्र वाला पोर्शन आ गया है। तो यहाँ पर भी देखिए कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो भारत का एक मानचित्र मिलता है पेपर पर, उसी में दर्शाना होता है। तो प्रश्न नंबर 28 दिया है कि लौह इस्पात उद्योग का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मतलब कि उसमें इस चिन्ह जो यह वाला चिन्ह दिया है, इस चिन्ह के द्वारा लौह इस्पात का कोई एक केंद्र उसमें दर्शाना है। इसके बाद दिया है कि राणा प्रताप सागर चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर कहाँ पर किस राज्य में या फिर कहाँ स्थान है, किस स्थान पर स्थित है, उसको जो है कि इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। इसके बाद तीसरा दिया है कि लाल मिट्टी का क्षेत्र, इस जो बॉक्स दिया है इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपने भारत में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वहाँ पर जो है कि आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। इसके बाद प्रश्न 4 दिया है कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो ये जो त्रिभुज का चिन्ह दिया हुआ है एक तरह से, तो इसी के द्वारा कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र को दर्शाना है। प्रश्न 5 दिया है यहाँ पर कि महाराष्ट्र की राजधानी को यह पॉइंट के द्वारा, मतलब पॉइंट जो दिया है इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है कि महाराष्ट्र की राजधानी जैसे मुंबई है, तो इस चिन्ह के द्वारा उसको दर्शाना। अब आ जाता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए है, परीक्षार्थियों के लिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वो सब दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न करें। तो इसको उत्तर लिखना होता है उन लोगों के लिए देखिए लौह इस्पात उद्योग का कई वही सब प्रश्न होता है। तो आप इन सब को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन सबों के लिए उसका आंसर लिखना होता है, मानचित्र पर दर्शाना नहीं होता है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से इसको स्क्रॉल करके आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ शुरू से। यहाँ से मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।